I'm Harrison here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया से और इनका रिसेंटली पीजीसी विद क्यूटीएस में एडमिशन हुआ। आज इनसे पूछते हैं कि इनका एडमिशन कैसे हुआ, हाउ ही एंडेड अप अप्लाइंग फॉर पीजीसी, क्या रीजंस थी और किन चीज़ों ने इनको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प आउट किया। सो हेलो, हाउ आर यू? मुझे अपना काइंडली नाम भी बताएं सब लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपका शायद नाम सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। और ये बताएं कि आप कहाँ से हैं। Yes, sir. Thanks a lot for having me. And my name is basically Saurabh, and I belong from Lucknow, Uttar Pradesh region from India. So basically, I completed my graduation in civil engineering, and then uh, did my masters in environmental engineering. और जब environmental engineering में कर रहा था, उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे इनबिल्ट ट्रेड ऐसा फील हुआ कि आई शुड गो इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन by seeing the professors and the environment of teaching in that particular area. So from that onwards, I just went into it. And in India, I am currently teaching students who are preparing for IIT JEE, like coaching sectors, we can say, to get them admission in the IITs and NITs, and for medical students also for getting admission in MBBS. So सही। currently, this is the current status, and during this particular profession, I just realized that I have to means little bit get more exposure to the outer world also as well. So वहाँ से थोड़ा सा लगा मुझे कि बाहर भी देखना चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, क्या लर्निंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे। और इस वजह से फ्रॉम आई गेस इन 2023 अक्टूबर से मैंने अपना एप्लीकेशन थोड़ा सा देखना शुरू किया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारा उसके लिए प्रोसेस आपने वहाँ जब से प्रोसेस स्टार्ट किया। स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट किया? उसके लिए कि आपने कोई गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब देखा, क्या चीज़ देखी, वो आपको किस तरह चीज़ें पता चली कि किस तरह अप्लाई करना है? ओके, एक्चुअली सर केस ऐसा था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर थे, जर्मनी में थे, कुछ बाहर थे नीदरलैंड्स में, कुछ यूएस कंट्रीज में भी थे। तो उन्होंने मुझे बार बार बोला कि तुम इस कैरियर के लिए बाहर एक बार देखना शुरू करो एटलीस्ट। तो मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसी कंट्रीज में अगर देखूंगा भी तो जहाँ पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, सही। कि और नेटिव लैंग्वेजेस के लिए। तो फिर उसके लिए मुझे दिमाग में आया पहले कि यूके हो सकता ऑप्शन एक, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस की कंट्रीज। तो मैंने सर्च किया, यूएस को भी सर्च किया, यूके में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो उस समय मैंने देखा कि यूके में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर एज फिज़िक्स के लिए। खासकर मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे बच्चों को। तो फिज़िक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वहाँ पे हाँ बर्सरीज भी हैं, और आपको आईआरपी भी मिल रहा है, उस टाइम पे था। और ये सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा मैं पुश हुआ उस डायरेक्शन में। फिर बाकी आप फिर और ज़्यादा एक्सप्लोर करता गया, तो फिर आपकी वीडियोस भी उसमें मैंने देखी। मैं फिर कोशिश करने लगा कि कोई अपने बैकग्राउंड या रीजन में हो, जो वहाँ एटलीस्ट जाके कुछ एक्सपीरियंस किया हो जिसने, वो जो शेयर कर सके, उससे मैं थोड़ा सीख सकूँ। तो तो ऐसे आपको मेरी जर्नी वीडियोस स्टार्ट हुई। रैंडमली सर्च करते हुए मिल गई थी, या मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्च किया? क्योंकि अभी मेरा चैनल नया नया, मुझे लोग इतने जानते नहीं हैं तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा सर्च करना पड़ा एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में। तो जो वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हीं की वीडियोस आती थी हम्म। स्टार्टिंग में। फिर जब मैंने और थोड़ा सा उसमें सर्च करना शुरू किया, पीजीसी वगैरह टाइटल्स वगैरह कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किया, और ऐसा इंडिया या फिर पाकिस्तान ऐसा यूज़ किया, तो फिर उसमें थोड़ा सा फिल्टर होके आना स्टार्ट हुई। फिर एक बार जैसे मिल गया तो फिर हाँ, कोई फिर ज़्यादा आसान हो जाता प्रॉब्लम है। नहीं हुई फिर हाँ, सही। फिर वो चेन बनता गया धीरे धीरे। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि पहले इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट जो थी वो अलाउड थी यस। 10,000 पाउंड की, लेकिन अब रिसेंटली इनकी अनाउंसमेंट आई है कि इस साल जब आप आएंगे 2024 के अंदर तो आपको आईआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप या बर्सरी अभी भी मिल रहा है फिजिक्स के अंदर, जर्मन में, फ्रेंच में और स्पेनिश में। मुझे ये बताएं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी चूज़ की थी? वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपने अप्लाई किया था उसमें आपने कौन से कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं करेक्ट। वो चूज़ किए थे? हाँ, इनिशियली मैंने वहाँ पे कई सारे जैसे को रूट्स होते हैं जाने के, स्कूल डायरेक्ट रूट होता है, जी। यूनिवर्सिटी रूट भी होता है। तो उसमें आपसे भी मेरा थोड़ा सा जो बात हुआ और बाकी सजेशंस जो मैंने मिले,
तो मुझे बेटर लगा कि यूनिवर्सिटी रूट चूज करना ज़्यादा मेरे लिए प्रोमिनेंट होगा, सही रहेगा। क्योंकि तो वो स्कूल डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है रूट ना, मैंने वो सेलेक्ट किया। स्कूल डायरेक्ट में मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि वो क्योंकि सैलरी यस यस, रूट होता है मोस्टली, तो वो नहीं, पहली करेक्ट, बात तो ये कि वो वीज़ा नहीं देते। अगर वो वीज़ा दे भी दें तो वो हाँ, लोकल जो दे भी लोग दें, हैं ना उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो मैंने भी अप्लाई किया था शुरू में, लेकिन करेक्ट। वहाँ नहीं होता। यूनिवर्सिटी लेड रूट इज़ मच बेटर ऑप्शन। शुरू में 1 साल की ख्वारी है, बिल्कुल। ठीक है, आपको पैसे भी देने पड़े, लेकिन इट इज़ वर्थ डूइंग इट। जी प्लीज़ कंटिन्यू। तो फिर आपने जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की तो हाँ कौन कौन सी की? हाँ, एक्चुअली सर मैंने भी पहले अप्लाई, एक एप्लीकेशन मैंने भी किया था, उसके 2 दिन वो में ही रिजेक्ट हो गया रिजेक्शन आ गया था होगा। मुझे। ऐसे ही तो होता है, तुरंत दो बिल्कुल दिन ऐसे ही में होता है। रिजेक्ट कर वो दिया टाइम भी नहीं उन्होंने। लगाते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो ना इंटरव्यू हाँ, कॉल वो करते हैं, कुछ भी तुरंत, नहीं करते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ कुछ भी नहीं, उनको डायरेक्ट रिजेक्शन दे देते हैं वो। तो इस वजह से फिर मैंने यूनिवर्सिटी फिल्टर आउट करना शुरू की कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए एज अ बैरियर जो था कि मेरा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग में, सिविल सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली था। सही। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके फेस करना पड़ा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली वो बोलते हैं कि आपको इतना पर्टिकुलर कोर्स, वो बहुत ही वेग टर्म्स में लिख देंगे कि 50% आपका जो ग्रेजुएशन में टॉपिक्स कवर है वो मैच करना चाहिए आप जो हाँ, पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा ही है, तो बिल्कुल अब ऐसा वो ही है। बड़ा सा वेग है। जैसे अगर मैंने बीएससी फिजिक्स किया होता तो दैट इज टोटली फाइन, यस। लेकिन अभी मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं साइंस फिजिक्स एज अ फिजिक्स टीचर वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ, जो फिजिक्स का कोर्स होता है। बेसिकली फिजिक्स में भी मैं बताता चलूँ कि कई सारे उसमें होते हैं, जैसे आपको इंजीनियर टीच फिजिक्स होता है, यस। एंड एक होता है डायरेक्ट साइंस फिजिक्स का। तो इनिशियली मैंने साइंस फिजिक्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। तो एक दो यूनिवर्सिटीज से मुझे रिजेक्शन आया रिगार्डिंग कि आपकी सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैच नहीं करती हैं, अपना सही। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। तो फिर मैंने थोड़ा सा और फिल्टर आउट करके देखा कि अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर अच्छा मैंने सौरभ, मैं इंजीनियर आपकी टीच बात फिजिक्स यहाँ की पर वजह से। काटूंगा। यहाँ पर ना बहुत से लोग डिसअपॉइंट होते हैं, उनको जैसी ही रिजेक्शन आती है मुझे ईमेल धक से करेक्ट। करके आ जाती है कि सर आपने तो कहा था। अरे तो और मैं बताता चलूँ कि मैंने जब खुद अप्लाई किया था, मेरे 2 जगहों से रिजेक्शन हुआ था। पहले स्कूल डायरेक्ट में मैंने अप्लाई किया, फिर मेरा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ था। ये रिजेक्शन नॉर्मल है, क्योंकि पहली बात तो ये समझें नॉन, कि हम, हमारी चमड़ी गोरी नहीं है, हम एशिया से बिलोंग करते हैं और हाँ हम एक इंग्लिश देश में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, आपके बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस होंगी, सारा कुछ अच्छा होगा, बट ये आपने जो बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि यू हैव टू फेस रिजेक्शन। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि करेक्ट। अभी जैसे सौरभ ने बताया, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया ना, सौरभ, राइट? यस यस, करेक्ट सौरभ, करेक्ट। सही। तो मुझे वो इंडिया की टीम के वो सौरभ गंगोली याद आ गए, मेरे फेवरेट प्लेयर थे, वो हाँ कितना हाँ, अच्छा वो वो मोस्टली खेलते सर थे, लेफ्ट यहाँ पे भी हैंडेड। सर वैसे ही सही। वैसे ही यहाँ पे भी सर बहुत लोग को कंसेप्शन मिसकंसेप्शन हो जाता है इसमें। तो बेसिकली रिजेक्शन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर हो जाती है, और क्या, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ है, रिजेक्शन जो है वो आपको बहुत कुछ करेक्ट। सिखाती है। जी प्लीज़ कंटिन्यू, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा कि आपको जब रिजेक्शन आई फिर हाँ आपने सर, क्या किया। हाँ तो पहले तो सर मैंने आपको ही पूछा था कि सर मेरे में रिजेक्शन आ गया, ये मेरी क्वालिफिकेशंस का है। तो फिर आपने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा एक बार यूनिवर्सिटी से मेल वगैरह करके देखिए कि मतलब आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह दीजिए दीजिए। तो मैंने वो फिर प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, अपने मेल वगैरह भेजे उनको, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सेंड की। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो रिप्लाई आ जाते थे कि यस दे विल रिव्यू, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा रहता था कि हम एप्लीकेशन से पहले आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को रिव्यू नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी को रिव्यू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आप अप्लाई करिए, देन वी विल रिव्यू व्हाट इज दैट थिंग। तो ऐसा कुछ केस रहा। फिर मुझे फिर एडवाइज़र अपॉइंट हो चुके थे तब तक, जो टीचिंग एडवाइजर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, जी मैं एक बात बताता टीचिंग चलूँ, यहाँ एडवाइजर पर से। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता, मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि यूके गवर्नमेंट आपको फ्री में एडवाइज़र असाइन करता है। यस यस, आपको किसी, मुझसे या किसी XYZ बंदे के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से और इसमें कई एजेंसीज जो हैं वो पैसे ले रही होती हैं कि जी हम आपको गाइड कर देंगे। मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरी वीडियोस देख लें, मेरी वीडियोस नहीं समझ आती, आप एक एडवाइज़र बुक कर सकते हैं। वो आपको तमाम करेक्ट चीज़ें, करेक्ट, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपने रिव्यू करवानी है, हाँ तो इससे बात पूछनी है, और बहुत हैंडी होते हैं, वो ईमेल का भी रिस्पॉन्ड करते हैं, समटाइम वो आपको करेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी दे करेक्ट, देते हैं। तो आप उनके साथ वन टू दे वन देते हैं जो है ना, वो कनेक्शन जो है वो ज़रूर अपना कर सकते हैं। जी प्लीज़ सही सही। कंटिन्यू। नहीं समटाइम्स, हाँ समटाइम्स लोगों को होता है कि
उनको ट्रस्ट नहीं होता है कि अरे भाई थर्ड पर्सन को, जैसे आप पे ट्रस्ट करना इजी इसलिए हो गया कि आप वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी लोग की मैं बात सही कर रहा हूँ कि आप सही वहाँ सही। काम कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन अभी किसी थर्ड पर्सन से ऐसे कोई पूछेगा तो उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा, अरे ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। तो वो एक सही है। बहुत अच्छी चीज है, आप कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, टू द पॉइंट वो आंसर करते हैं, बाई मेल एंड व्हाट्सएप पे भी आंसर कर देते हैं। तो हम्म। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि आपका अगर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो कुछ कोर्सेज हैं। हालांकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि इंजीनियरिंग टीच फिजिक्स का भी एक कोर्स होता है ऑप्शन आता पीजीसी है, में, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किए, तो पहले मैंने वुल्वरहैम्पटन में अप्लाई किया, एंड फिर सुंदरलैंड्स में, एंड फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, इन सब जगह पे स्टार्ट किया। तो शुरुआत के टाइम में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ, क्योंकि वुल्वरहैम्पटन ने मुझे एज अ क्वालिफाइड टीचर मान लिया था मेरे पर्सनल स्टेटमेंट को देखने के बाद, क्योंकि मैंने अच्छा। यहाँ पे लिख दिया था कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ एज अ कोचिंग ट्यूटर। तो आई गेस उन्होंने एज्यूम कर लिया कि मैं यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हूँ, तो उन्होंने मेरा रिजेक्शन भेज दिया आगे आपको? नहीं, रिजेक्शन नहीं कुछ भेजा उन्होंने, कुछ मतलब अपडेट नहीं दिया मुझे। तो अच्छा। मैं फिर सामने से उनसे पूछा कि मतलब व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन, ऐसा। तो उन्होंने बाद में बताया कि आपके सर पर्सनल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, एंड क्वालिफाइड टीचर्स के लिए ये कोर्स नहीं है। सही तो है। फिर मैंने उनको फिर क्लियर किया कि नहीं, मैं अनक्वालिफाइड टीचर हूँ, यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का बीएड प्रोग्राम नहीं किया हाँ, है। ये बड़ा ज़रूरी सो है कि मतलब टीचिंग हाँ। ट्रेनिंग जो है ना, आपके पास भले मेरे पास पीएचडी डिग्री है, लेकिन मैं पहले पढ़ा रहा था हम्म, पाकिस्तान में, मेरे पास किसी भी किस्म की टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं थी। पाकिस्तान क्वेश्चन का नहीं। बीएड और एमएड एक्सेप्टेड नहीं होता यूके के अंदर। जो इंडिया की क्वालिफिकेशन, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के एमओयू साइन हुए हैं यूके के साथ, और यस ऑब्वियसली यस। आई बिलीव, मेरा बड़ा बहुत फर्म बिलीव है इस पे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज़ मच मच बेटर दैन पाकिस्तान। इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने एजुकेशन सेक्टर में, और हमें एज अ पाकिस्तानी ये बात मानने में किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर एक कंट्री बेहतर कर रहा है बिल्कुल। किसी भी सेक्टर में, यस तो ऑफ हमें कोर्स। उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसी लड़ाई में पड़े रहें कि नहीं हमारी एजुकेशन बेहतर है। ये जो बिला वजह दो कंट्रीज का कंपैरिजन चलता रहता है फॉर नो रीजन, नहीं ये भी नहीं, गलत है। कल आपको एक्सेप्ट करना होता है कि क्या चीज़ करेक्ट कहाँ पे अच्छी करेक्ट। हो रही है, कहाँ चीज़ कौन सी जगह पे खराब हो रही है। जब बिल्कुल तक हम अपने बिल्कुल। आप में उसको झांकेंगे नहीं ना, अपने गलतियों को देखेंगे नहीं, करेक्ट हम करेक्ट। आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जी। अच्छा, फिर आगे जी, बताइए मैं फिर क्या अभी हुआ? इसी बात से मुझे कल याद आ गया, कल मैं अपने ऐसे फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कुछ चीजें। तो हम लोग का डिस्कशन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का म्यूजिक आज भी इतना लाजवाब है कि उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है। आज भी वो चीज है, पाकिस्तान का जो म्यूजिक है, कल्चर, वो तो वो चीज है सर। कहीं चीजें कुछ बहुत अच्छी हैं, तो कहीं चीजें हैं तो बस सीखना लुकआउट, चाहिए ना जैसा एक आपने दूसरे से। अब बताया देखें, सर, यूरोप सीखना में मैं चाहिए एक दूसरे से, बिल्कुल। स्विट्जरलैंड गया हुआ था। ये यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ शायद इन्होंने इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। अगर मैं अपनी बात करेक्ट। करूँ, सब कॉन्टेंट की बात करूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है यहाँ पे इन्वेडर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने वो लड़ाइयाँ, खूनख्वार लड़ाइयाँ नहीं देखी जो यूरोप ने देखी हैं। अब नहीं हम नहीं। स्विट्जरलैंड में थे तो करेक्ट। वहाँ पे बॉर्डर जो है उसमें कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ था। हम जिनीवा में थे, वहाँ से हम सर्न लैब में गए, वहाँ पे वो हम फ्रांस बॉर्डर में चले गए, उनकी गाड़ी हमें वहाँ ले गई। चेक पोस्ट पे एक हम्म। सिपाही तक नहीं खड़ा था, वो कोई वहाँ चेक करने वाला था ही नहीं कि इनके पास वीज़ा भी है या बस ये ऐसे ही एंटर हो गए। तो मतलब अब ये कंट्रीज इतने ओपन हो चुके हैं कि इनको जो करेक्ट है ना कोई मसला नहीं है, और हमें भी एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेक्ट। करना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है। हमें प्रोग्रेस की तरफ बिल्कुल। जो है वो देखना ऑफ चाहिए, कोर्स बजाय ऑफ इसके कोर्स। कि हम लड़ाइयों में पड़े रहें। एंड मेरा मानना है कि ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं, ये सब ह्यूमंस ने बनाई है, हमने बनाई हैं। और जो गॉड है उसकी तरफ से तो हमें पूरा एज अ गिफ्ट ये पूरा अर्थ मिला है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बाउंड्रीज तो हाँ, ऐसा हमने ही खुद ही होना बनाई है। चाहिए ऐसा। चलें जी, अब बिल्कुल। बताइएगा कि क्या हुआ उसके बाद जब आपका। हाँ, फिर फर्दर फर्दर मैंने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, इंजीनियर्स टीच फिजिक्स के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मैंने वॉल्वरहैम्पटन में बताया इशू ऐसा क्रिएट हुआ, मैंने उनको जस्टिफाई किया। तो फर्दर उन्होंने मतलब उस चीज़ को लुकआउट किया, बट अपडेट आज तक उनका नहीं आया फिलहाल। तो एप्लीकेशन अब क्लोज हो गई वो कुछ लेकिन यूनिवर्सिटीज उन्होंने बहुत जो कुछ है अपडेट, सुस्त होती हैं। बहुत सुस्त होती हैं। तो सही वही है। मतलब मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स को भी पता चले कि पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आप अगर किसी जगह पे हम्म। अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मुझे 2 दिन या 4 दिन, कभी कभी वो 2-3 वीक्स 4 वीक्स क्या हो सकता है ना भी कभी कभी रिप्लाई दें। तो सही है, आप बिल्कुल ऐसा कर सही है। सकते हो उस केसेस में, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्ट 1 to 1 हम्म। बात करके पूछ सकते हैं उनसे कि क्या इशू है, क्या मैटर है।
तो वो सब चीज़ें हुई। सही। फिर इंटरव्यू प्रोसेस पे मैं आता हूँ, जब करता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, जिसमें सबसे पहले संडरलैंड यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया मुझे। फिर उसके बाद तो फिर एक जैसे ही इनविटेशन मेरा ओपन हुआ, फिर लगातार मुझे एक ही साथ 2-4 दिन के अंदर मुझे 4-5 यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आ गए। और सही सही डेट्स सही। भी इतनी क्लोज कर दी कि इतनी क्लोज डेट्स हो गई कि मुझे फिर उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मतलब इस दिन मेरा एक यूनिट इंटरव्यू है ऑलरेडी। तो ऐसा भी सही। हुआ कि डेट्स वो आप मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे याद है आई गेस होली का टाइम था यहाँ पे, तो लगातार होली के दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ पे। लगातार सही। 4 दिन में मेरे 4 इंटरव्यू अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलाइंड थे। ओह सो सही सही उस सही। हाँ, तो इस तरह से फिर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ। एंड आई मैं ये भी बताना चाहूँगा, इंटरव्यू से पहले मैंने आईओपी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स स्कॉलरशिप एक होती है फिजिक्स के लिए, जो कि 30,000 पाउंड फॉर इंटरनेशनल फिजिक्स कैंडिडेट्स के लिए है। वो मैंने भी अप्लाई किया था आई गेस फरवरी में, 5 ऑफ वो फरवरी आपको को कैसे पता उनका चला लास्ट डेट कि था। वो उसकी डेडलाइन थी? आपको कैसे उसके बारे में पता चला कि उनकी स्कॉलरशिप आने वाली हाँ, है या आ मैंने रही है? एक्चुअली इनका गेट इनटू टीचिंग का एक चैट ऑनलाइन करके पोर्टल है। सो मैं बर्सरीज के बारे सही। में थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहा था उनसे कि मतलब व्हाट आर द बर्सरीज, वुड आई बी एलिजिबल टू गेट इट, ऐसा पूछ रहा था मैं उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इट मैंने इसके मतलब लिए दे वीडियो भी विल बनाई थी एक अलग से, मेरा ख्याल है कि यस। मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, तो वो आई थिंक और आपने पहले ही देखा होगा, सही है। लेकिन उसकी करेक्ट, डेडलाइन गुजर हाँ, चुकी है, वो उसकी वहाँ फाइव पे फाइव फरवरी थी डेडलाइन। 5 फरवरी लास्ट थी वहाँ पे डेडलाइन उसकी। तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ से। तो मैंने अप्लाई किया था उसमें। तो बेसिकली उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें हुई वहाँ पे। आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पहले तो, वो जैसे हम पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट टाइप ड्राफ्ट नहीं होता है। आप उसी पर्सनल स्टेटमेंट को बेसिकली वो 4 से 5 क्वेश्चंस के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो कि आपको आप हर क्यों एक पढ़ाना क्वेश्चन को चाहते हैं, कहाँ से आना चाहते हैं, यस डिफरेंट तरह यस, के वो हाँ हाँ, वो आपका क्वेश्चंस एक्सपीरियंस पूछते उन्होंने हैं, तो उन्होंने उसको पर्सनल स्टेटमेंट को ब्रेक किया होता है बेसिकली, सही है। ब्रेक कर दिया होता है, बाइफरकेट कर देते हैं उसको पूरा। एंड देन फिर उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपका एग्ज़ाम होता है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आई गेस 25-30 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन। वो लेवल के क्वेश्चंस ही कहूँगा मैं, रहते हैं उसमें। और थोड़ा सा होते हैं, थोड़ी सी मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। एंड सही है। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देते हैं, वो आपसे रेफरेंसेस वगैरह भी मांगते हैं कि आप अपने किसी एकेडमिक बैकग्राउंड से, अगर आपके कोई प्रोफेसर या मेंटर या फिर सुपरवाइज़र रहे हैं, तो आप उनका रेफरेंस भी दीजिए। तो एक रेफरेंस मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं। तो आई गेस मार्च के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में, मुझे उन्होंने अवार्ड कर दिया था कि दे विल बी लाइक टू मीन्स अवार्ड मी इंस्टीट्यूट ऑफ यानी फिजिक्स कि आपके पास एडमिशन पहले आया था या स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप पहले आया था? आपका एडमिशन कब कंफर्म हुआ था नो, अगर आपके मेरे पास? पास उल्टा हुआ। पहले स्कॉलरशिप कंफर्म हुआ और जी उसके बाद एडमिशन हुआ? आप जी, देख लें पहले मेरे साथ रिव्यूअर्स के, मतलब कितनी लकी बात है ये कि आपका भी हाँ, एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आपके हाथ में पहले से स्कॉलरशिप अमाउंट पड़ा है 30,000 पाउंड का। स्कॉलरशिप ये थी, बहुत बड़ा यस। अमाउंट है। जो लोग और यूके में मुझे आते हैं उनसे मुझे पूछें कि कितनी ज़्यादा कि यहाँ पर कितने खर्चे हैं, लेकिन आपके पास अगर स्कॉलरशिप हो तो आप बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए अपने आप को मैनेज करना यहाँ पे। जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैं उस स्कॉलरशिप को मैं मेंशन नहीं कर सकता था अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, क्योंकि तब तक पर्सनल स्टेटमेंट में लिख चुका था और जा वो चुका एडिट था। नहीं कर सकते आप, जा चुका था वो चीज़। तो सही ये सही। सारी चीज़ें हुई। फिर फाइनली इंटरव्यू हुआ मैनचेस्टर से। एंड उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे ही मुझे मतलब बता दिया कि दे विल लाइक टू ऑफर मी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड जो आपकी बाकी जगह पे दो इंटरव्यू थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी आपकी एप्लीकेशन, या वो पेंडिंग पे नहीं था, मतलब वो जो? जी। नहीं, हाँ, सो बाकी 3 इंटरव्यू और जो थे, उस 2 इंटरव्यू और जो थे, एक में सुंदरलैंड यूनिवर्सिटी जो था, उनका थोड़ा सा मुझे इशू क्रिएट फेस करना पड़ा, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने मुझे बोला कि दे कैन नॉट ऑफर इंटरव्यू बिकॉज कि कैंडिडेट्स फुल हो चुके हैं अच्छा। फॉर सही इंटरनेशनल है। प्रोग्राम्स। सो एट तो द उन्होंने एंड उन्होंने विड्रॉ कर मुझे ली होगी आपकी बताया। एप्लीकेशन। हाँ, सो उन्होंने सही मुझे है। विड्रॉ करने के लिए बोला, तो फिर वो चीज़ हो गई। बर्मिंघम का मुझे रिजेक्शन आया था, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका बायो का सेगमेंट अभी थोड़ा सा लग सकता है कि काम करना पड़े, तो उस वजह से उन्होंने ठीक है, वो मुझे फेयर इनफ, हर यूनिवर्सिटी रिजेक्शन के के लिए। रिजेक्शन की अपनी हाँ जो है ना वजूहत होती हैं।
हालांकि आपका बायो करेक्ट। वही आपने मैनचेस्टर में दिया था, सारा कुछ वही था, हाँ हाँ एक जगह पे एक्सेप्ट हो हाँ। गया, एक जगह रिजेक्ट हो गया, तो दैट इज नॉर्मल करेक्ट। राइट, मतलब ये रिजेक्शन कहीं यस से ऑफ आएगा, कहीं कोर्स। से एक्सेप्टेंस आएगा। सही है। हाँ। सो वो था वहाँ से, एंड देन फाइनली मैनचेस्टर का हुआ, तो मैनचेस्टर में क्लियर हो चुका था तब तक फाइनली। अब उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको कही हैं कि क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है आपने, आपके पास स्कॉलरशिप इन प्लेस है, अब आपको क्या क्या हाँ चीज़ें, क्या आपको आइल्स चाहिए, जीसीएससी के कौन से एग्जाम्स चाहिए, क्या उन्होंने कहा है आपको? हाँ, मुझे अभी उनका पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे चाहिए होंगे वो आ चुका है, जिसमें सही है। वो जीसीएससी इंग्लिश के लिए बोला है, आइल्स के लिए मैथ बोला एग्जाम है, कर दिया होगा एंड बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, हाँ हाँ। क्योंकि मैथ करेक्ट एग्जाम कर करेक्ट। देते होते हैं। मैथ सही का है। एग्जाम कर दिया है, एंड जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो मांगा है, एंड डीबीएस के लिए उन्होंने बोला है पर्सनल फेस टू फेस होगा, तो उसके लिए वो खुद हाँ, रजिस्टर डीबीएस करेंगे के और लिए मुझे। लोग पूछते हैं, मतलब लोग अभी इंडिया पाकिस्तान में होते हैं, डीबीएस के बारे में पूछना शुरू करते हैं। डीबीएस अप्लाई यूके में आके होता है, आप जैसे करेक्ट यूके करेक्ट। लैंड करते हैं फिर यूनिवर्सिटी आपको बताती है उसका प्रोसीजर, तो डीबीएस के बारे में परेशान नहीं होना, वो लिखा होता है। हाँ बट वंस यू गेट द लिखा। वीजा, जब यूके लैंड करते हैं फिर डीबीएस का प्रोसेस स्टार्ट होता है जी। एनीवेज, हाँ, एंड ओवरसीज पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा है, जिसको हम यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए भी वो है। कैसे बनता तो है इंडिया में, उसका भी थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो वो बता दें। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया अभी रिसेंटली, मुझे भी पता चला है, तो उसको पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नियरेस्ट लोकल अथॉरिटी पुलिस स्टेशन जो होती है, वहाँ पे एक सेट फॉर्म होता है, प्रोफार्मा होता है, आप उस प्रोफार्मा को फिल करें, कुछ अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना आधार कार्ड लगाएं, और उसमें आप अपना रेजिडेंस प्रूफ दें, एंड ये आधार आधार कार्ड क्या नंबर होता है, से। ये जिस तरह नेशनल आईडी कार्ड होता ये है, मैंने सुना बहुत है इसके बारे में लेकिन मुझे हाँ पता नहीं है। हाँ, आधार कार्ड बेसिकली यहाँ पे एक आईडी प्रूफ के लिए हम यूज करते हैं, पूरे हर एक इंडियन सिटीजन के पास लगभग होता है आधार कार्ड, तो वो एक वो तरीके यूनिक का होगा, आईडी इसका मतलब है कि आईडी कार्ड, यूनिक, आईडी यस, प्रूफ। सही है। आईडी प्रूफ हो जाता है, वो आईडी प्रूफ की तरह से यूज कर सकते हैं, और 2 फोटोग्राफ्स लगा के आप कर सकते हैं, तो विद इन मतलब 7 to 12 या 15 डेज में आप होप कर सकते हैं कि वो क्लियर होके आ जाएगा आपके पास, वो कुछ नॉमिनल कैसा, फीस होती यहाँ है। की पुलिस कैसी है, मतलब आप लोग खुश हैं यहाँ की पुलिस से, या कोई जिस तरह मूवीज में देखते हैं इंडियन मूवीज के अंदर कि पुलिस वैसी पुलिस रहती है यहाँ भी, या कैसी है पुलिस इंडिया की? नहीं सर, मूवीज में तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जाता है, हार्डली पुलिस यहाँ पे थोड़ी मेहनती है, काफी जगह तो मेहनती है कुछ कुछ एरियाज में, लेकिन हाँ वर्कलोड ऑब्वियसली। वर्कलोड कुछ ऐसा रहता है पुलिस का कि वो फेड अप हो जाते हैं चीज़ों को लेके। मेरे भी फैमिली बैकग्राउंड में भी पुलिस में है कई लोग, तो मैं जान सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को कि क्या फेस करते हैं दिन भर 24 घंटे की ड्यूटी दैट्स राइट। सर्विस देना, तो थोड़ा बिल्कुल सा वो सही। टेम्परामेंट उनका ऊपर नीचे हो जाता है उसकी वजह से। सही, चलें जी, उसके बाद और क्या बोला, ये हो गया, उसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने कहे हैं आपको? पुलिस क्लियरेंस हो हाँ, गया, जीसीएस, आइल्स में क्या कहा है कि कितना बैंड चाहिए, कि उन्होंने आइल्स में बताया 6.5 का है, ओवरऑल 6.5 का, एंड 6.0 या इन 6.0 ईच? इन ईच का है। सही है, ठीक है, यही So, होती है ऐसा। मोस्टली रिक्वायरमेंट। सही है। हाँ हाँ। उसके अलावा की और डॉक्यूमेंट? नो आई गेस, तो अभी तो कोई ऐसा, हाँ फिटनेस के लिए है, फिटनेस के लिए बोला है, फिट टू टीच के लिए, तो कई एक हाँ वो सर्वे। डॉक्यूमेंट, वो सर्वे रिपोर्ट होती है, उसमें सिंपल आपने अपने बताना होता है कि फिजिकली हाँ डिसेबिलिटी या ऐसी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आप टीचिंग प्रोफेशन ना कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग करेक्ट। जो होते हैं वो, उनको इस तरह की इशू होता है कि वो नहीं पढ़ा सकते, मतलब देयर डिफरेंट करेक्ट। रीजंस ना, बट एनीवेज वो आप उसको फिल करते हैं। तो अब बेसिकली अब आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, मैं साथ आपको बता दूं कि आगे क्या होगा आपके साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बता देंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। उसमें ये होगा, जैसे आप सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको एक कैश लेटर इशू करेंगे, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश CAS लेटर कहा जाता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है। सही है। आपको उसकी बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिस तरह आपने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे खुद फॉर्म फिल किया ना, बिल्कुल उसी तरीके के आप यूके गवर्नमेंट की वीज़ा साइट पे जाएंगे और वो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा कि कैश नंबर डालें। आप कैश नंबर गलत डालेंगे तो आगे जाएगा ही नहीं, मतलब वो कोई रैंडम नंबर नहीं होता, उनके सिस्टम में वो पहले से यूनिक। मौजूद होता है वो कैश नंबर, क्योंकि वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से ही इशू किया जाता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के थ्रू आप तक पहुंचता है। तो आपका कैश नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन फिल इन करते जाएंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उधर आपने IHS की पैसे जो है वो डालने होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज जिसे कहते हैं, और जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो आप उसको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी आपके पास अवेलेबल है आप पे करेंगे। फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी, जो भी नियरेस्ट यहाँ पे सेंटर होगा यूके गवर्नमेंट का, वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक कराएंगे, पासपोर्ट जमा करवाएंगे, आपका वीज़ा जो लग के आ जाएगा 18 दिनों के अंदर।
सो अब आगे मतलब मेन कैश लेटर होता है, कैश लेटर मिल जाए करेक्ट। और आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कोई बोंगी ना मारी हो या आपने कोई फेक स्टेटमेंट ना लगाई हो, तो करेक्ट। 99.9% वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। बीच में कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है, हाँ हाँ। वो जानना ये चाहते हैं कि बंदा फेक तो नहीं है, लेकिन आपके केस में मैंने नहीं देखा कि किसी पीजीसी स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू एक जो है वर्ड वो है। दे के आ चुके यस। हैं। करेक्ट उनको करेक्ट। पता होता है कि ये पीजीसी स्टूडेंट ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। लेकिन जो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको पता है यूके के में भी इतने इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बहुत दो नंबर तरह के हैं, जिनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बस हाँ। एडमिशन दे देती है क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो वहाँ करेक्ट। पर जो लोग अप्लाई करते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फिर यूके गवर्नमेंट चेक करती है कि वाकई जेन्युइन स्टूडेंट भी है या एम कोई बंदा जो है वो आ रहा है, तो फिर हाँ। उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। लेकिन वो नॉमिनल सा होता है, वो आपसे पूछते हैं कि इस कोर्स में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, बस वो छोटी मोटी बातें पूछते हैं। बट लेकिन वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी ईजी, किसी एजेंट के यस। पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे एजेंट के पास, वो कहेगा मैं मुझे 50,000 दे दो, मैं आपका फॉर्म फिल कर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पीजीसी फॉर्म खुद भर लिया है और आपने हाँ अप्लाई ऑफ कर दिया, कोर्स। तो ये तो वीज़ा फॉर्म तो बहुत आसान है, कोई इसमें मसला ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक काफ़ी मेरे व्यूवर्स को हेल्प हुई होगी कि ये मेरे बस। साथ एक फ्रेश जो फेस है वो मौजूद है, सौरभ, जिनका भी रिसेंटली एडमिशन हुआ और ये इंशाल्लाह भी आएंगे सितंबर इनटेक में, अपना पीजीसी स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू कि मतलब अगर आप अप्लाई करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें तो आप भी आ सकते हैं यूके में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको नो नो पेशेंस चाहिए होगा थोड़ा सा, और यस। अपने बस अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि अच्छा शायद मेरा ना हो या पता नहीं क्या मसला हो जाए, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा, कि आपको हाथ पाँव तो मारने पड़ते हैं बेसिकली, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। कोई बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। अगर सौरभ आप मुझसे पूछना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन, तो फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एनीथिंग इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस। मैं सर कुछ नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर के बारे में यहाँ पे बता सके, ताकि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि क्या वर्क्स प्रिविलेजेस मिलते हैं, अलाउंसेस क्या है वहाँ पे, कैसा है। ताकि कई लोग के दिमाग में रहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो एट द एंड मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, तो वो बैक एंड द माइंड में कैलकुलेशंस लोगों के रहती है, तो कई लोग उस हाँ, वजह से खाली हिंडर। वो कहते हाँ। हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये यस एक बड़ा फेमस मुहावरा है। ये ना हो कि आपका लाइफ स्टाइल ऑलरेडी अच्छा और यहाँ पे आप आए और बोलें यस कि पता यस। नहीं हम कहाँ पे फंस गए। कहाँ पे आ गए अपने थे। सर्कमस्टांसेस देखें और अपना गोल डिफाइन करें कि आप आना क्यों चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, पहले पर्पस। उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जो मूव करने का सोचें, क्योंकि सम टाइम हमें अपनी अच्छी भली सेट जिंदगी जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है, हम उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हम और ज़्यादा मिजरेबल हो जाते हैं। तो करेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने सर्कमस्टांसेस को समझें, अपने एनवायरनमेंट को समझें, क्योंकि यहाँ पर आएंगे आपकी फैमिली आपके पास नहीं होगी, आपको से कितनी और चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो आप अपनी फैमिली को मिस करेंगे, अपने लोगों के साथ उठना बैठना मिस करेंगे वो। और जो इवेंट्स हैं आपके, मजहबी त्यौहार हैं जिस भी तरह के, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको आप मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंट तरीके से है। तो अगेन ये कैलकुलेटेड रिस्क जो है या कैलकुलेशन आप अपने जहन में ज़रूर करके आएँ। और मेरी कितनी वीडियोस देखी हैं आपने, कितनी वीडियोस से आपको हेल्प मैं आउट मिली, कोई एक आधी वीडियो देखी है या आपने क्या देखा, अरे नहीं मतलब सर, मैंने मुझे तो थोड़ा सा पूरा उसके बारे आपका प्लेलिस्ट देखा होगा, आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं लगभग हर वीडियो पे लाइक भी मिला होगा। में तो मैं लगभग रात के टाइम में जब भी मुझे फ्री होता हूँ अपने काम से, तो मैं लिंक्डइन खोलता हूँ, लिंक्डइन पे तुरंत आ जाता है मुझे क्या है कैसे। तो अभी आपने रिसेंटली मैकडी की वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने देखा वो उसको। मैंने यहाँ पे बहुत इशू है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स में काफ़ी लोग जानने वाले काम करते हैं और अक्सर यहाँ पे ना बहुत फटा रहता है, आइसक्रीम नहीं मिलती लोगों हाँ को। यूके में तो स्पेशली नहीं मिलती है। मैंने कहा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेचारे क्रू मेंबर के साथ लोग लड़ते हैं। असल में हमें मसला ये होता है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पे जो रिसेप्शन में बंदा बैठा होता है ना, या जो मेन फेस होता है, उसको लोग इतना जलील करते हैं, उसकी इतनी बेचारे की इंसल्ट होती है। हालांकि बैक एंड पे कंपनी की अपनी वजह होती है। हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है, जो क्रू मेंबर्स हैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, उनका कोई करेक्ट। कसूर नहीं है। मशीन अब बिल्कुल ख़राब है, और मशीन ख़राब किसने ठीक करवानी है, या तो वो उस फ्रेंचाइज का ऑनर ठीक करवाएगा या मैनेजर उसको देखेंगे। बेचारे क्रू मेंबर्स का कोई कसूर नहीं होता। तो अगर आप ऑफ कोर्स। मैकडोनल्ड्स में जाके आपको आइसक्रीम नहीं मिल रही, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि जो टेलर कंपनी है, उन्होंने मशीन ही इतनी गंदी घटिया बनाई हुई है कि वो चाहती नहीं है कि ये मशीन चले। वो सर्विसेज के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, इतनी महंगी यहाँ पे वो अपना उसको ठीक करने के पैसे लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बट एनीवेज, कोई मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन आप देना चाहें कि मैं इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर नहीं सकता हूँ, नहीं, कि आप मैं दे सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सभी जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं हार्डली सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपकी पूरी एक एक वीडियो को अगर तह से जाके देखेंगे तो लगभग उनके 80-90% क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो के अंदर ही मिल जाते हैं। मेरे इनफैक्ट मेरे खुद के भी कई सारे क्वेश्चंस जो मेरे अंदर थे खुद से मिल गए। अब बस इंसान को रहता है कि एक खुद का जो लैंग्वेज हो, पर्सन हो, वो अगर सामने से बात करता है या फिर सामने से कोई चीज़ बता रहा है वीडियो के एंड से, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है और हेल्पफुल होता है। कि और क्योंकि हम बेसिकली सेम बैकग्राउंड, सेम एरिया जी से हैं, तो एक चीज़ें रिलेट कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं सभी अ, पूरा एक एक वीडियो जो है, प्लेलिस्ट उनकी जो भी है सर की, अगर आप उसको एक एक करके देखें, हर एक चीज़ को बहुत ही तह तरीके से इन्होंने डिफाइन करके वीडियोस में डाला है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और टू द पॉइंट नॉलेज है उसमें, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मुझे कभी ऐसी लगी कि नहीं ऐसा मिसमैच हो रहा है। एकदम टू द परफेक्ट चीज़ें हैं और बाकी और भी थैंक यू सारी सो ऐसी मच। चीज़ें हैं जो कि अंदर की बातें हैं जो एक वेबसाइट पे नहीं लिखी जा सकती। तो वो सब भी बातें सर की वीडियो से पता चल जाती हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा फर्म डिसीजन लेने में हेल्प होती है। तो आई विल थैंक तो यू सो मच। मुझे स्ट्रांगली कई लोगों रिकमेंड। ने कहा कि आप कंसल्टेंसी क्यों नहीं शुरू करते, लोग आ रहे हैं, मैंने कहा कि यार नहीं, मतलब मैंने, हाँ, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। कई लोग करेक्ट करेक्ट। समझते हैं कि मैंने वीडियो बनाना शुरू किए हैं कि चलो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं पैसे कमाना शुरू कर हाँ, दूं। नो वो नो एक सेकेंडरी चीज़ है, मतलब वो अगर यूट्यूब की तरफ से मुझे पैसे आते भी हैं फॉर एग्जांपल, तो वो शायद इसलिए आएंगे कि व्यूज़ उसमें ज़्यादा हैं। अभी तो करेक्ट। मेरा चैनल पहली बात है मोनेटाइज हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक लंबा हम्म। प्रोसेस है, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ वॉच आवर चाहिए होते हैं। बहुत बट अगेन मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर पैसे चार्ज करूँ। यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको एक एडवाइजर इशू कर देती है। ऑफ कोर्स मेरा ऑफ सिर्फ कोर्स। ये बनाने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जनरली पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर आप किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पर लोग जो है ना डिस्करेज ही कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को कि यहाँ मत आना, यहाँ बहुत जो है ना मसले हैं। हाँ, अक्सर आप जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें तो यूके के लोग कह रहे होते हैं यहाँ बड़ी मसले हैं जी, यहाँ पे बात ये कि हर हाँ, जगह पे अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। कोई बिल्कुल आना बिल्कुल चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, मतलब उसको बताएं कि क्या बिल्कुल। अच्छी अच्छी बात बात है। है, क्या बिल्कुल। जो है आपको इश्यूज हैं उसको ऑनेस्टी के साथ बताएं, बजाय इसके कि व्यूवरशिप गेन करने के लिए आप करेक्ट। नेगेटिव वीडियोस बनाएं। जो आजकल मोस्टली यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं कि नेगेटिव कंटेंट डालते हैं तो उस पर व्यूवर्स ज़्यादा आते हैं। मेरा मेन कंसर्न वो नहीं है। अगर किसी बिल्कुल। एक बंदे को भी मेरी वजह से अगर फ़ायदा होता है, वो यहाँ पर आके अच्छी लाइफ गुजारता है, तो मेरे लिए वही कामयाबी है, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो वैसे ही नोबल प्रोफेशन है। अगर किसी पर्टिकुलर इतना बड़ा कॉज है टीचिंग, तो उसके लिए तो यही मैं कुछ अपनी कह ही नहीं वैल्यू बता सकते। चुका हूँ कि अगर आप टीचिंग में आते हैं और आप ये सोच के आ हाँ, रहे हैं कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो पैसे पैसे नहीं है यहाँ पे। ये करेक्ट। जो सेवा है ना, लोगों की सेवा, यस बेसिकली ये यस, हम सेवा। वो सेवा कर रहे हैं लोगों की। चाहे वो करेक्ट। मैं टीचर्स कम्युनिटी के सेंस में यहाँ पे अपनी सेंस में वीडियोस बोल बना के कर रहा हूँ, या मैं पढ़ा के कर रहा हूँ, हमें भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते इस काम के। ये हम अपने करेक्ट। खुशी से कर रहे होते हैं। जिस तरह बाकी आपने देखा होगा सोशल वर्कर हैं या इतने यस। लोग वॉलंटरी काम कर रहे होते हैं, हमें ठीक है इस काम के पैसे मिलते हैं, लेकिन जितनी मेहनत और जितनी लगन इस काम में इन्वॉल्व है उतने ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिल रहे होते। ये बहुत क्लियरली आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल। चाहते हैं कि समाज की सेवा आप कर सकें तो ज़रूर आएँ इस प्रोफेशन में। अगर आपकी माइंडसेट नहीं है तो प्लीज़ कोई और प्रोफेशन देखें, ये प्रोफेशन फिर आपके लिए नहीं है। ये बड़ा क्लियर मैं आपको बताता चलूँ। क्लियर, बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सौरभ, आपके टाइम के लिए, आपने इतना टाइम दिया। और ये बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि जो जितने भी लोग हैं उनको हेल्प आउट हो सके। आप बिल के स्पेस उनके सामने हैं। ऑब्वियसली किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है मेरे व्यूअर्स को कमेंट ऑफ सेक्शन में कोर्स सर। ज़रूर पूछेगा। मेरे साथ यस। सौरभ जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी लिंक्ड हैं। अगर कोई यस। डायरेक्ट इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप ऑफ मेरे चैनल कोर्स। पे मेरे कमेंट्स में लिख दें, मैं इनसे पूछ के आपको ज़रूर बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।